सुन लीजिए, आपको ये बड़ा धमाकेदार चीज बता रहा हूँ मैं आपको, सुन लीजिए। तो निकाले, कहने लगे देखो ये मैं इनका तो एडवोकेट था, वो सब कंट्रीज के थे, मैंने सब देखा, वो बिल्कुल जो से होते हैं यूरोप के सारे नोट्स वो बनाते हैं, हाई क्वालिटी नोट्स, मैं बंद करके दे दिए। कहने लगे ये डीलरों का तो हमने मामला बंद हो गया था। मैंने कहा बंद कैसे हो गया था? 2005 में गुड़गांव में ऑफिस खोला गया। बिल्कुल ठीक है, डीलरों की पहली ब्रांच पहली बार इंडिया के अंदर 2005 में देखिए। और इसमें आप एक सबसे बड़ी चीज देखिए मनीष जी की 2005 में ही वो आपका जो ये जो हुआ था, ये दूसरी जो कंपनी है उस पहले वाले केस के अंदर, वो जो 2005 में आती है, ये ईएनआई इंडिया ऑयल एक्सप्लोरेशन में, वो भी 2005 में आती है। इस सरकार में आप एक सबसे बड़ी चीज देखिए, 2004 में सत्ता में आती है और 2005 पूरा प्रिपरेशन हो गया है। एक तरफ ईएनआई घुस गई है मेरिडियन होटल में, जिसका राइट कोथरोकी का जो, हाँ, कोथरोकी के लड़के का जो 2005 में गुड़गांव में ऑफिस खुल गया और इन स्पीच में इनको लाइसेंस मिल गए सबको। आप देखिए कितना तेजी से काम हुआ है देश को लूटने का। 2005 में जब गुड़गांव में खुला तो वो जो वकील महोदय थे वो एकदम सक पका गए, बोले तुम पक्का पता है तुम कोई गुड़गांव में? मैंने कहा वो तो मुझे पता है, गुड़गांव में इनका ऑफिस खुला था। क्या कर रहे थे वहां पे? मैंने कहा कि वो मेरे को जितनी इंफॉर्मेशन है वो फेक नोट्स की मशीनें बेच रहे थे डिटेक्टिंग की, और करेंसी कर रहे थे, और भी 4-5-6 चीजें थी। मैं पढ़ा नहीं, मैं इतना टेक्निकल आदमी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बोला वो यहाँ नोट छाप रहे थे क्या इंडिया में? उसने सवाल पूछा। उसके आदमी के सवाल से मैं सक पका गया। मैंने कहा क्यों, ये आप क्यों कहते हो कि 2005 में इंडिया में नोट छाप रहे थे? बोला तुम जानते हैं, तुम तो गुप्ता साहब आप कमिश्नर रहे हो, आप तो जानते हैं इसको पीछे कौन है डीलरों के इंडिया के अंदर। मैं को सचमुच मालूम नहीं था। कहने का मुझे नहीं मालूम। कहने लगा यार उसको कौन आदमी, उसको तुम हम कमिश्नर हो तुम्हें मालूम होगा, वो इतना भयंकर रैकेटियर है करेंसी का। तो उसने साहब कोई नाम लिया, मुझे याद नहीं है, जनरल का नाम लिया, रिटायर्ड जनरल जो उनका मेरा। किसी रिटायर्ड जनरल का नाम नहीं मुझे याद, तो मैंने ध्यान सुनाया उन्होंने, मेरे को याद नहीं है। ओके मेरे लिए इतना अचंभा हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला क्या किया इस आदमी ने, क्योंकि वो इनका वकील था। तो यहाँ आया, कहता है उसने इसको बोला कि साहब आप जरा अपनी पर्स खोलिए और इसमें जितनी तरह के नोट हैं, 2 रुपए का भी कहता था, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, जितने भी नोट थे उसने कहा एक एक दे दीजिए। अब मैं आपके पास अभी 10 मिनट में आता हूँ। सुनिए, वो आदमी जिंदा है आज की तारीख में। अब वो बयान देने से मुकर जाए, जो मेरे को बोला वो बात अलग है। देखिए वो पॉलिटिशियन आदमी है, हमारी बात मित्रता के तौर पे हो रही थी। तो कहने लगा साहब ये आया, कहता है 10 मिनट में आया मेरे कमरे में, कहता है ये आपके नोट थे और ये एक और नोट है, पता नहीं कौन सा क्या आप में है, आप इसमें से ये बताइए कि आपका जेन्युइन कौन सा और फेक कौन सा है। सुनिए आप जरा। और कहता मैंने पहला नोट रखा, हाथ रखा कि ये मेरा है, कहता नहीं ये फेक है, आपका ये बात है। उसको एकदम चिंता हुई कि ये 2005 में कहीं नोट छापने का तो काम नहीं, उसको कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो पहले देख चुका था इसका। ये वो आदमी है जो एक सांसद है, एक वकील है और डेलारू कंपनी का वकील है। डेलारू कंपनी का वकील है। ओके ठीक है, ये समझ लीजिए। हाँ, जो उसने मेरे को बोला ये 2, 5 और 10 वाला, ये हो सकता है उसको डिनाई कर दे। मेरी बात आप समझे, क्योंकि ये वो क्रिमिनल लॉयर है, फंसे हुए थे, किसी चीज में छुड़ाया होगा। तो कहता है इसका मतलब 2005 में फिर आ गए। उसको नहीं मालूम था कि 2005 में ये फिर वापस आ गए। ठीक है, तो सब उसके बाद साहब हमने कहा बाकी जो कहानी है वो आप इसमें चौथी दुनिया में पढ़ लीजिए। बस उन्होंने काफी रिसर्च किया, उसमें देख लीजिए क्या है उसमें। तो यहाँ पर वो इतनी बात मेरी उनसे हो गई। तो इसका मतलब है कि जाली नोट का जो सिलसिला है वो सिर्फ नेपाल, मलेशिया और पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं है। अच्छा एक बात बताइए कि क्या आप तो बहुत सारे इस तरह के लोगों को, एक्सपर्ट्स को जानते हैं, क्या ये पॉसिबल है पाकिस्तान के लिए कि वो इस तरह की करेंसी, जो हमारा जो 500 और 1000 रुपये का जो नोट जो छपता है, वो करेंसी नोट्स पाकिस्तान छाप सकता है? क्या उसके पास वो टेक्नोलॉजी है? बिल्कुल नहीं है। देखिए आपको एक बात बताएं, इस देश की पूरी सुरक्षा के साथ
इतना भयंकर खिलवाड़ किया गया, और इसके लिए मैं एनडीए की गवर्नमेंट को जिम्मेवार मानता हूँ, यूपीए 1 को मानता हूँ, यूपीए 2 को मानता हूँ, और उससे पहले भी पता नहीं टेलर से कब से चल रहा है, आपको मैं सीधा मुझे नहीं पता ये कब पिक्चर में आई है। इस देश में आप एक सैटेलाइट तो चांद पर उतार देते हैं, दुनिया के सिर्फ 6-7 कंट्रीज कर सकते हैं काम ये। आप इस देश में, आपके पास जो सैटेलाइट की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसमें साउथ कोरिया अपने कमर्शियल सैटेलाइट इसरो को देता है, क्योंकि आप सस्ता भेजते हैं अमेरिका वगैरह। हाँ। एक तरफ तो आप इतने एडवांस हैं, तो ये शुरू से ही मुकुट छापने का काम इंडिया ने अपने हाथों में क्यों नहीं लिया? मैं एक बहुत गहरा सवाल उठा रहा हूँ, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सारे मंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर आए पिछले 15-20 साल में, मैं नहीं मानता सारे बेईमान थे, लेकिन कुछ ईमानदार भी होंगे। मैं ये सुनिए, इतने हम नालायक लोगों को फाइनेंस मिनिस्टर बना रहे हैं, इसका एक ये भी सबूत है। देखिए, कुछ तो बदमाश थे, मैं नहीं मानता सारे बदमाश थे, लेकिन वो लोग जो करेंसी नहीं समझते क्या प्रिंटिंग होती है, यहां पर क्या हो रहा है, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। तो आप मधु दांडवते को ले लीजिए, ईमानदार आदमी था, वो जो वीपी सिंह की गवर्नमेंट, मैं नहीं समझता कि वो कोई इटालियन माफिया के साथ थे तो फाइनेंस मिनिस्टर, उसको यही नहीं पता कौन कंट्री में करेंसी छपती है और क्या होता है। मैं माफ करना, हाँ, बिल्कुल गारंटी से बोल रहा हूँ। हाँ। हम इस देश के अंदर, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इतना गलत है, इतना गलत है कि अगर ईमानदार भी हो मंत्री तो भी ये देश नहीं चल सकता। देखिए, ये बेईमानी और ईमानदारी का सवाल वो तो एक अलग सवाल है। दूसरा, ईमानदार रहते हुए भी अगर आप लायक आदमी नहीं ला रहे हैं तो भी आप देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं? मैं इस देश की पूरी पॉलिटिकल जो सिस्टम है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है देश के अंदर, सिस्टम है, वो उसको रिवैम्प किया जाना चाहिए। और शायद एक टाइम आ गया है कि हम अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरह यहाँ पर लाएं, ताकि वो एक्सपर्ट्स को बना सके, ताकि ये जो इस तरह का, क्योंकि ये एक जो पूरा अंधेरगर्दी और साथ में जो निकम्मापन हुआ है एक विभाग में, हो सकता है पता नहीं कितने विभागों में हो रहा है। मैं तो एक सवाल ये करता हूँ कि आप खुद सरकारी ऑफिसर रहे हैं, सीनियर रैंक के। 2009 में सीबीआई कह रही है कि टेम्पलेट हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, 1। नंबर 2, दे ऑल्सो से कि दिस इज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। Number 3, they are also saying that it is happening in Britain, not in Pakistan. Number 4, they are also saying that the company which are making the real currency notes, they are also making these fake ones. Correct. अब 2009 से बात 2011 तक आ गई, 2 साल तक। नहीं, हम इसको एक और चीज, ये एजेंसी क्या कर रही है? एक और बताते हैं, इस सारे मामले को दबाने की कोशिश की गई, एक और स्टोरी निकली। तो ये मैं बताता हूं आपको, कोई शख्स या कोई गैंग इंडिया के अंदर ये लगा हुआ था कि टेलरू का जो भी 2009 में पता लग गया है, इसके बावजूद ये कंपनी चलती रहे। सुन लीजिए, इनका कॉन्ट्रैक्ट चलता रहे। एक स्टोरी और छपी ब्रिटेन के सारे अखबारों में, टेलरू कंपनी ने चलाई। पहला तो उन्होंने ये कहा कि पेपर गलत आएगा, पेपर हमारा। सुनिए, आप जरा सुनिए, भ्रम करने के लिए पैदा। जब प्रॉब्लम टेम्पलेट में है, 2009 में कैबिनेट सेक्रेटरी, सीबीआई, आईबी, आरबीआई, आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सारे टॉप ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं 2009 में, और बाहर आके सीबीआई डायरेक्टर ने स्टेटमेंट दिया, टेम्पलेट हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। तो टेम्पलेट का मतलब इज डायरेक्टली विद प्रिंटिंग। इट इज नो, देयर इज अनदर क्वेश्चन कि दे आर सेइंग कि इट्स अ टेम्पलेट मेड इन 2005। यस, एंड देन समबडी आस्क्ड फ्रॉम द मीडिया कि वेदर दिस टेम्पलेट इज स्टिल इन द यूज, एंड ही सेड यस करेक्टली। एंड यू नो, मेरे को आप एक बात और बताइए, क्या 2005 में जानबूझकर एक नई टेम्पलेट बनाई गई, डिजाइन? जब 2005 में गुड़गांव में आ गए थे लोग, तो क्या उसको जानबूझकर आरबीआई के ऑफिशियल्स ने उसको परमिशन दी, या इसका मतलब तो उनका कोल्यूशन है? ओह माय गॉड। नहीं, आप एक चीज को समझो ना। देखिए, 2005 में नई टेम्पलेट लाई जाती है, क्योंकि वो नई टेम्पलेट को इसलिए लाया जाता है कि एक तो नई टेम्पलेट के, आप समझिए, मैं ये नहीं कह रहा ये षड्यंत्र हुआ, जानबूझकर हुआ, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा है। 2005 में एक कंपनी आ गई जिसका कोई मतलब नहीं था, आपने कोई इंडिया में तो नहीं, अगर आप इंडिया में उनसे प्रिंटिंग करा रहे थे नोट्स की, तो आपने क्यों नहीं कर ली? आपने क्यों नहीं कर ली? अच्छा,
और अगर आपका डिसीजन नहीं था तो आप पहले जैसे नोट्स आ रहे थे तो उसके हिसाब से चलता।